हेलो एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर 35 ऑफ कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5th और यूनिट 5th है आपका वैल्यूएशन। जैसे कि यहाँ पे नाम से ही चल रहा पता कि वैल्यूएशन का मतलब एक वैल्यू है या वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि इस यूनिट में आपको ये पढ़ना है कि किसी भी प्रॉपर्टीज की या किसी भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कि आप वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। वैल्यूएशन का मेन पर्पस यही होता है कि आपको एक उसका वेल्थ अमाउंट मालूम हो जाता है, उसका टैक्स क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या म्युनिसिपल टैक्सेशन में भी उसका यूज होता है कि जो ये प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है। यानी कि आपको जजमेंट करना है एक्सपीरियंस बेस पे और मार्केट वैल्यू पे कि जो भी डिमांड है मार्केट में इस प्रॉपर्टी की डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। और किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी लैंड या किसी भी कंस्ट्रक्टेड एरिया की, किसी भी हाउस या बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है वहाँ की लोकेलिटी पे, लोकेशन पे, उसके पर्पस पे, उनका वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, उन फैसिलिटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है किसी भी प्रॉपर्टीज की एक्चुअल वैल्यू मार्केट में क्या होने वाली है। सपोज दैट मैं बात करता हूँ कि कोई भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है, आपने एक 100 गज का जमीन लिया है देहरादून में और आपने 100 गज का ही लिया है किसी रिमोट एरिया में, उत्तराखंड के बहुत रिमोट एरिया में, बहुत गाँव में लिया है आपने, ओके, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, ना वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ना वहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटी है, ना वहाँ पे कुछ एजुकेशन फैसिलिटी है, और आपने 100 गज का प्लॉट लिया देहरादून में। ठीक है, आपने उस 100 गज के प्लॉट पे जो कंस्ट्रक्शन किया है 3 BHK का, 2 BHK का, आपने दोनों जगह सेम कंस्ट्रक्शन किया है, देहरादून में भी और किसी रिमोट एरिया जो रिमोट विलेज एरिया में भी आपने सेम वही मकान बनाया है, सेम आपने वही फैसिलिटी, वही आपने पेंट, वही टाइल्स, ब्रिक वर्क, आपने सैनिटरी वर्क, पूरा मॉड्यूलर किचन वगैरह आपने एकदम A to Z आपने दोनों जगह पूरा पैसा एक जैसा लगाया है। ओके, कोई भी चेंज नहीं, डिजाइन में कोई चेंज नहीं है, बट डिफरेंस है उनके लोकेशन पे और उनकी फैसिलिटी पे। आपने दोनों जगह अपने एंड से आपने दोनों जगह सेम पैसा लगाया है। अब कल के दिन किसी को आप बुला के लाओ, उसको बोलो, आप किसी भी एक आम बंदे को, किसी भी एक आम पब्लिक को बुला के लाओ, उसको बोलो कि दोनों जगह देखो, इसका भी और इसका भी मैंने दोनों जगह सेम पैसा लगाया है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इसका कितना पैसा दोगे जो बहुत रिमोट एरिया विलेज गाँव में है, जो देहरादून की मेन सिटी में पूरी फैसिलिटी है, आप उसका कितना पैसा दोगे। तो यानी कि इनमें सस्ता कौन सा होगा, जो एक रिमोट एरिया में होगा, और जो देहरादून में है वो ऑब्वियस उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, उसको आप महंगा ही बेचोगे। क्यों आप ऐसा महंगा बेचोगे उसको, उसको सस्ता क्यों बेचोगे, क्योंकि जबकि आपने दोनों जगह सेम कंस्ट्रक्शन किया है, सेम लेबर थी दोनों जगह, सेम आपने इक्विपमेंट यूज किए हैं। इसका ये पर्पज है कि दोनों लोकेशन में फैसिलिटी क्या है, ओके, वहाँ पे रीचेबल कितना है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कितनी है, जो उसका यूटिलाइजेशन है, उस बिल्डिंग का जो यूटिलाइजेशन है वो कितना है, वो डिपेंड करता है उस लोकेशन की फैसिलिटी पे। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में यह आता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफाइन करता है उसकी लोकल बॉडीज, उसकी लोकेशन, पर्पस, डिमांड, प्रॉपर्टी टाइप, ये डिपेंड करते हैं। ओके, टर्म्स यूज होते हैं वैल्यूएशन में, वो फर्स्ट है कॉस्ट एंड वैल्यू। कॉस्ट का मतलब है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उस पर कितना खर्चा आया है, उसका एक्सपेंडिचर कितना था, किसी भी बिल्डिंग का कितना एक्सपेंडिचर है, वो उस पर कितना लगा है, वो उसकी कॉस्ट आ गई है। टोटल कॉस्ट कितनी है, आपने कोई बिल्डिंग बनाई, उसकी कॉस्ट है 30 लाख रुपए, पर जब उसे आप बेचोगे तो उसकी वैल्यू होगी, उसका वैल्यू कितना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की ये बात कर रहा है, कॉस्ट कितना उसका लगा। वैल्यू पे जब हम जाएंगे तो वैल्यू होगा कि रियलाइज इन अ सेल प्रोसीड बिटवीन अ विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर। तो जो वैल्यू है वो वैल्यू आप डिसाइड करोगे कि उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका जो फैसिलिटी है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की वैल्यू डिसाइड होती है। कॉस्ट और वैल्यू में डिफरेंस क्या है, कॉस्ट वो है जो आपने उसके कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च किया, बन के चीज तैयार हो गई, बन के बिल्डिंग तैयार हो गई, उसके बाद उसकी वैल्यू, ओके, उसका वैल्यू, उसका पर्पस क्या है उस मार्केट के लिए, उस लोकेलिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू।
जो वैल्यू के 3 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है दैट शुड बी यूटिलिटी, ओके, स्केयर एंड मार्केटेबल और ट्रांसफरेबल। ये तीनों चीजें, ये तीनों फैक्टर जहां जहां भी हैं तो यानी कि उस बिल्डिंग की वैल्यू अपना आप ही हाई हो जाती है, ओके। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अब्सेंट है, यूटिलिटी नहीं, उसका कोई यूज नहीं है, वहाँ पे कोई खूब सारा मतलब कि क्राउड वगैरह नहीं है, या मार्केटेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, तो उस इनमें से किसी भी एक चीज के मिसिंग होने पे वैल्यू काफी कम हो जाती है किसी भी चीज की। और वैल्यू ऑल्सो डिपेंड ऑन लोकेशन, टाइम एंड सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन। प्राइस वो है जो एक कंज्यूमर चाहता है, जो उसने अपने माइंड में पहले वैल्यू फिक्स की हुई है कि मुझे किस प्राइस तक जाना चाहिए और मेरा कितना बजट है, वो प्राइस डिसाइड करता है उसकी यूटिलिटी पे, उसके ड्यूरेबिलिटी पे, उसके प्रोडक्शन पे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसे लगता है कि मैं इतना इसका प्राइस दे सकता हूँ, तो वो एक प्राइस फिक्स प्राइस करता है। बट बुक वैल्यू वो है जिसपे एक फाइनल डील जब होती है, वो उसका इन्वेस्टमेंट जो फाइनल इन्वेस्टमेंट जो होता है उस बिल्डिंग पे या उस प्रॉपर्टीज पे, दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। एसेस्ड वैल्यू लोकल अथॉरिटी में, या एक जिसको हम बोलते हैं कि लगभग वाला, कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, क्या सर्कल रेट वगैरह जो हम सुनते हैं नॉर्मल टर्म्स में, वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या सर्कल रेट है, तो वो एसेस्ड वैल्यू होती है। रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है क्या वहाँ पे सर्विसेज जो कैलकुलेट हम जब करते हैं मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, वो उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है कि इस वैल्यू का एक्चुअल कॉस्ट इतना है। रिटेबल वैल्यू होता है कि नेट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितना दे रहा है, जो ईयरली अर्निंग है उसकी वो कितना है उस प्रॉपर्टीज का। उसमें से हम वो वैल्यूज माइनस कर लेते हैं जो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट लगने वाली है, उनको माइनस करने के बाद जो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी रेटेबल वैल्यू। पोटेंशियल वैल्यू की वो जो प्रॉपर्टीज है एक्चुअल में वो कितना डिजर्व करती है, उसका अमाउंट जिसको आप परचेज करना चाह रहे हो, ओके। और इन फ्यूचर वहां से कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सब कैलकुलेट करके वो उसका पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट होता है कि इन फ्यूचर वो कितना उसमें पोटेंशियल है कि उसकी वैल्यू कहाँ तक हाइक कर जाएगी। डिस्ट्रेस वैल्यू वो होती है जो उसका एकदम लोअर प्राइस, कम से कम प्राइस उस मार्केट के अकॉर्डिंग कितना आप दे सकते हो। एन्युटी होता है कि उसका एनुअल पेमेंट या एनुअल रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की एनुअल उस पर कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। डिसयूज्ड होता है कि कोई भी बिल्डिंग है बट वो आउटडेटेड हो चुकी है, अब वो नए फैशन में नहीं है। कि कोई भी अपने मकान आपने देखा, कोई बिल्डिंग देखी आपने, आपको ये मकान बड़ा पसंद आया, बट जो मकान का पूरा डिज़ाइन है वो एक बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, ऐसे मकान अब बनते नहीं है। बट आपको क्या हुआ कि आपको मेन मार्केट में मकान तो मिल गया हो, बट जो उसका डिज़ाइन है, जो उसकी इंटीरियर वगैरह है, वो आपको ठीक से पसंद नहीं आया, काफ़ी आउटडेटेड हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, उसको क्या प्राइस हम फाइनल दें। तो ऐसे जो बिल्डिंग्स होती है, जो ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है, उसको कहते हैं डिसयूज्ड। उसमें आपको वैल्यू क्या होती है थोड़ा डाउन करके चलना होता है। स्क्रैप वैल्यू ये होता है कि कोई भी बिल्डिंग है उसका अब कोई भी यूज नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है उसमें, उस केस में क्या होता है कि जो उसका डिसमेंटल जो मटेरियल निकालेंगे हम, उसकी वैल्यू उससे भी कम है जितना हमें उसको तोड़ने में खर्चा आएगा। दैट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू, इट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल, यानी कि कम से एट द एंड, यानी कि लास्ट तक उस बिल्डिंग की जो लाइफ है उसके लास्ट तक, उसके लाइफ के एंड तक भी वो कितना आपको वैल्यू, कितना आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। दैट इज कॉल्ड द सेल्वेज वैल्यू। ग्रॉस इनकम, it is a total revenue realized from a property, either a rent or lease money during a year, यानी टोटल ईयर में वो रेंट के थ्रू या लीज के थ्रू कितना आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करके दे रहा है। दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस इनकम। आउटगोइंग एक्सपेंसेस इंक्लूड टू मेंटेन द प्रॉपर्टी बाय अंडरटेकिंग पीरियोडिकल रिपेयरिंग में, उसके टैक्सेस में, गवर्नमेंट लोकल बॉडी के जो भी सिंकिंग फंड वगैरह, इंश्योरेंस में जितना आपका पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द आउटगोइंग एक्सपेंसेस।
नेट इनकम, नेट अमाउंट लेफ्ट विद द ऑनर आफ्टर डिडक्टिंग आउटगोइंग फ्रॉम ग्रॉस इनकम। नेट इनकम कैसे निकालोगे आप? जो आपने टोटल कमाया है एक साल का, उससे अगर आप आउटगोइंग इनकम्स माइनस कर लोगे, दैट इज कॉल्ड द नेट इनकम। आउटगोइंग में क्या होगा? जो टैक्सेस लगेंगे, जो उसका रिपेयरिंग का होगा, जो उसका इंश्योरेंस का होगा, वो सब आप उसको माइनस करोगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो भी आप कैलकुलेट करोगे उसका एनुअल जो उसका रेंट होगा, उसमें अगर आप उसका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो अगर कैलकुलेट करोगे, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेट रिटर्न्स कितना है, एनुअल रेंट जो भी है उसका एनुअल रेंट कितना है, और उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा 8% का, उसको फुल टर्म कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। रिटर्न फ्रंटेज, रेंट जो भी आप एनुअली पेमेंट आप वहां से गेन करोगे, चाहे आप मंथली बेस पे करोगे, एनुअल बेस पे करोगे, चाहे आप लैंड का करोगे या बिल्डिंग का करोगे, जो भी आपका एनुअल इनकम होगा, दैट इज कॉल्ड द रेंट। रेंटल वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आप उसको एक रीजनेबल एक्सपेक्टेड अगर वैल्यू मान रहे हो आपकी, इतना उसका ओपन मार्केट में उसका इतना रेंट बन सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेंटल वैल्यू। ये डिपेंड करता है, अगेन ये डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे, उसके लोकेलिटी पे। कोई भी वन सिंगल रूम अगर देखिए आपके यूनिवर्सिटी के आसपास एक सिंगल रूम कितने का मिलता है आपको, 4,000 का, 5-6 हज़ार रुपये का। वहीं अगर आप थोड़ा मेन सिटी में, उसी सिटी में अगर कहीं आप थोड़ा और सिटी में उसमें जाएं, एक कॉलोनी में जाएं, कहीं और थोड़ा दूर जाएं, 5-6 किलोमीटर दूर जाएं, तो वहाँ पे आपको 2 BHK मिल जाएगा 5,000 में। ग्राउंड रेंट की बात करें तो ये होता है उस लैंड, उस प्रॉपर्टीज का एक मिनिमम लीज या रेंट का कितना उससे इनकम आ सकती है। कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट का आपने जो रेंटल इनकम फिक्स किया हुआ है लैंडलॉर्ड के बीच में, ओके। स्टैंडर्ड रेंट है कि मैक्सिमम या मिनिमम वो कितना रेंट आपसे डिमांड कर सकता है कोई भी लैंडलॉर्ड, वो एज पर लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि वो बियॉन्ड द लॉ जाके आपसे वो मनमाना अमाउंट डिमांड करे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी कितना एक एज पर लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना आपसे डिमांड कर रहा है अमाउंट, ये कितना आपसे चार्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड रेंट। के स्टैंडर्ड रेंट इस लोकेलिटी में या इस एरिया में कितना हो सकता है, ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये था आपका आज का बेसिक वैल्यूएशन के ऊपर, जो आपने नया टॉपिक जो नया यूनिट स्टार्ट किया, यूनिट 5th का फर्स्ट टॉपिक था वैल्यूएशन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छी यूनिट है ये आपको आगे भी काम आएगी। वैल्यूएशन के लिए भी एक स्पेसिफिक इंजीनियर होता है जो जाके वैल्यूएशन करता है किसी भी बिल्डिंग का, और इनकी मार्केट डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम पे किसी भी बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकालने के लिए। और वैल्यूएशन के लिए जो बैंक वगैरह होते हैं वो भी हायर करते हैं इंजीनियर्स को, क्योंकि उन्हें भी अपने क्लाइंट के लिए बिल्डिंग्स या प्लॉट की वैल्यूएशन करना होता है, ओके। तो आप इसको पढ़िए, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप पूछिए। थैंक यू।